एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के आर्ट्स में जो पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये प्रश्न वो होंगे जिनको 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में जैसे 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करवाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए 2023 के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से एक नहीं, हम लोग उससे जो भी फैक्ट होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जब दो गुट बन गया था, जैसे एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संघ, तो भारत किसी की तरफ नहीं जाकर अपनी जो विदेश नीति अपनाया था वो था गुट निरपेक्षता की विदेश नीति, यानी भारत किसी भी एक गुट की तरफ नहीं गया। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन का युद्ध 1962 में होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब आगे का प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए, जैसे देश में संसद होता है तो संसद के जो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी लोकसभा में यहाँ पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सीटों की संख्या वर्तमान में 543 है। उन 543 सीटों में यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो हैं 47 यानी 47। और पूछेगा कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए आप लोग इसमें अंतर समझिएगा, यहाँ अनुसूचित जनजाति पूछा है, अगर अनुसूचित जाति पूछ देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमसे अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति पूछ रहा है। जाति पूछेगा तो 84। वैसे ही बिहार में भी आप लोग से पूछ सकता है कि जैसे बिहार में विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। तो पूछेगा कि विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। तो इस 243 सदस्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में जो सीटों की संख्या है वो है 38। कितना है? 38। और वही पूछ देगा कि बिहार में अनुसूचित जाति के लिए मतलब जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो हम बताएंगे 2। कितना है? 2। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे देश में पूछा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सीटें आरक्षित है तो 47। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति के लिए केवल पूछेगा तो 84। ठीक है, वैसे ही बिहार में अगर पूछ देगा कि टोटल विधानसभा का 243 सीट है तो 243 में कितना सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए तो केवल 2। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न कर रहा है आप लोगों से, देखिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो हमारा आर्टिकल है 243। तो इसको भी हमें याद रखना होगा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है। तो मतलब ये आर्टिकल 243 के द्वारा दिया गया है। अगर ये भी पूछेगा कि कब दिया गया तो आप लोग याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1993 को इसको क्या दिया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पूछेगा किस आर्टिकल में? तो 243 आर्टिकल। पूछेगा कि पंचायतों में कितने विषयों को रखा गया है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा 29 विषय को रखा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है और हमने पिछला जो क्वेश्चन कराया है उसमें दिया भी गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। पूछेगा कि पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आप लोग पढ़ेगा कि 243 A B कर कैसे दिया रहता है। और ये पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। तो ये भी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को
उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो देखिए हमारे जो ये चारों पड़ोसी देश हैं, तो इसमें हमें बताना है कि जो नाथुला दर्रा है वो भारत को उसके किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ेगा। तो वो देश है हमारा क्या, चीन। वो देश हमारा क्या हो जाएगा, चीन। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, और ये चीन से क्या करता है, भारत को जोड़ने का काम करता है। अब चलिए आप लोग एक बार दर्रा जरूर देख लीजिएगा लो, कि जैसे उत्तराखंड में कौन दर्रा है, ऐसे जो भी दर्रा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, ये जरूर देखिएगा लो, क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्जाम में। जैसे कह रहे हैं यहाँ 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो जो ये 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए लाया गया था। उसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि देश की स्थिति खराब नहीं हो या फिर खाद्यान्न के लिए कहीं और पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को लाया गया था। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो हम जानते हैं कि औपचारिक कार्यपालिका किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न कर रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो ये जो पंचायत समिति होता है, आप लोग को लगता होगा कि मुखिया, लेकिन नहीं, पंचायत समिति का प्रमुख होता है सरपंच। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। आगे कह रहा है, आगे के प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो ये जो मैकमोहन रेखा अवस्थित है, ये है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, चीन से सीमा रेखा बनाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले सीमा से लगती है। तो भारत और चीन के बीच सीमा जो लगती है मैकमोहन रेखा से ही लगती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो वो हमारा भाग है प्रस्तावना। प्रस्तावना ही वो भाग है जिसमें क्या कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये किसने कहा था, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और भीमराव अंबेडकर एक और बात कहते हैं, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय भी वो कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 के द्वारा हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण है, यानी वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण देखिए ये है बहुआयामी परिघटना, यानी वैश्वीकरण जब होता है तो सारे देश क्या होते हैं, एक गांव के समान एक दूसरे से जुड़कर व्यापार हो, चाहे किसी भी चीज़ का सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सारे चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो ये वैश्वीकरण क्या है, किसी एक चीज़ का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आज कैसे एक दूसरे देशों से संबंधित है, सारे टेक्नोलॉजी से सारे देश प्रभावित है कि नहीं। तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण में क्या होता है कि सारे देश एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से आप बोल सकते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो देखिए जो यूएनओ है, जिसकी स्थापना हम लोग पढ़े थे 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी आधिकारिक भाषा, तो 6। तो इसमें देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो अरबी भी है आधिकारिक भाषा, स्पेनिश भी है आधिकारिक भाषा, और चीनी भी है आधिकारिक भाषा, लेकिन जापान जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ये 3 और भाषा कौन सी है, जैसे आप देख सकते हैं कि रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी, ये क्या है, ये भी तीनों क्या है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ देखिए अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जापानी नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि अगला बार पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक भाषा है, और 3 भाषा ऐसा दे दे जो नहीं है, और 1 भाषा वो दे दे जो है। तो इसलिए आप 6 भाषा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कितने राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वही कह रहा है कि जो राज्यों को मिलाया जा रहा था, उनका पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उसका आधार था भाषा। भाषाई आधार पर हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश को
भाषाई आधार पर मिलाया जाता है। और राज्य पुनर्गठन का आयोग जो 1953 में होता है, उसी के द्वारा 1956 में सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को मिलाया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना होगा। कह रहा है यहाँ पर कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो 1946 में जो भारत में अंतरिम सरकार बनी थी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि संविधान सभा का गठन जब हुआ तो 1946 से पहला बैठक शुरू होना हुआ और संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन लग गए। मानकर चलिए तो 3 साल के आसपास समय लग ही गया। तो उस समय तक भारत के सरकार को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो पूछ रहा है कि किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो वो है कैबिनेट मिशन। वही पूछता है कि भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होता है, माउंटबेटन। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे ना, जैसे ये 1946 में आया था, तो इसमें एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और सर जॉन लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 1952 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। उसके समय से आप 5-5 साल पर जोड़कर देख सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो ये देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है 1951 में। कब होती है, 1951 में। और इसके संस्थापक माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके संस्थापक कौन माने जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके साथ और 2 लोग भी थे। इनके साथ 2 और लोग थे, उनका नाम था बलराज माधव और तीसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका भी नाम हमें याद रखना होगा। हो सकता है कि अगला बार ये भी पूछ दे कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, तो आप लोग तीनों का नाम याद रखिएगा। जैसे दूसरा नाम मैंने बताया, यहाँ पर हम लिख देते हैं बलराज माधव। पहला नाम क्या है, बलराज माधव, और दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ ऊपर लिख देती हूँ दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट में आपको नाम याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1951 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये भारतीय जो जनसंघ थी ये 1977 आते आते तक थोड़ा बहुत कमजोर पड़ गई। कह रहा है कि अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ। ये तो आप सबको पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1900। एक मिनट, यहाँ कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, अगर पूछ रहा है यहाँ पर, हम लोग तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, भारत का संविधान हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसी दिन 17 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू नहीं होता है, लेकिन 17 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन वही पूछेगा कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ये हमें ध्यान याद रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अगर यहाँ 26 जनवरी 1950 होता तो उसी के साथ जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, तो हम 26 नवंबर 1949 ही लगाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वे थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब ये मंडल आयोग क्या है, देखिए, मंडल आयोग जो है इसका गठन 1979 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 1979 ईस्वी में किया गया था। और ये ओबीसी के लिए लाया गया था, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इनके लिए आरक्षण के लिए ये मंडल आयोग बनाया गया था। और इसका गठन 1979 ईस्वी को हुआ था। और हम देखते हैं कि ये 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत करती है, ये जो मंडल आयोग है अपनी ओबीसी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करती है 1980 में। और इस मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कब किया जाता है, 1990 में। कब किया जाता है, 1990 में। तो देखिए कितना प्रश्न बना यहाँ पर। कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग का गठन कब हुआ, तो 1989 में, 1989
1979 में, ठीक है। और ये किसके लिए लाया गया था, तो ओबीसी के आरक्षण के लिए लाया गया था। ओबीसी करने का मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए ये लाया गया है। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है मंडल आयोग, 1980 में। और इसको लागू कब किया जाता है, तो 1990 में लागू किया जाता है और रिपोर्ट 1980 में आता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वो राज्य है केरल। वो राज्य कौन सा है, केरल, जहाँ पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और वहीं पूछेगा कि भारत में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये भी हमें याद रखना होगा। अगर सेंटर में पूछ देगा तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। मोरारजी, यहाँ पे लिख देती हूँ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो ये भी हमें याद रखना होगा। अगर राज्य पूछ देगा तो केरल, ठीक है। और केरल में जो ये बना था 1988 में, कब बना था, 1988 में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछ देगा तो मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो कांग्रेस से ही थी। जब उनका शासन खत्म हुआ, मतलब उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो मोरारजी देसाई के एथी में अध्यक्षता में बना था। चलिए हम आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये आंसर आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की जनता में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से बने थे। तो हम लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो पूरा विश्व कितने भागों में बढ़ गया था, दो भागों में बढ़ गया था। जैसे एक तरफ अमेरिका जो कि पूंजीवाद का समर्थन करता था, और सोवियत संघ जो कि साम्यवादी का समर्थन करता था। ये क्या किए, ये लोग अपने में शीत युद्ध शुरुआत करवा दिए। कह रहे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो जो ये नाटो की स्थापना है, हम लोग जानते हैं कि 1949 में हुआ था। और ये जो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो नाटो का मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। वर्तमान में सदस्य भी पूछता है, तो वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 30, कहीं कहीं 32 भी देता है। तो आप लोग एग्जाम जब देने जा रहे होंगे तो उसको कंफर्म जरूर देख कर जाइएगा कि नाटो की संख्या कितनी है। मुझे जहाँ तक पता है 30 है, लेकिन आप लोग एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा। कह रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे। तो जो ये सीटो और सेंटो थे, इस पर एक प्रकार के ये सैनिक संगठन थे। आखिर में ये सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर जैसे ये सीएटो हो गया आपका, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है, इसका गठन 1954 में होता है, लेकिन इसकी स्थापना पूर्ण रूप से 1955 में होती है। इस सीटों की स्थापना कब होती है, 1955 में। एक बार फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिएगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा, ये सीटों का मुख्यालय है बैंकॉक में। कहाँ है, बैंकॉक। आप लोग थाईलैंड का नाम सुने होंगे, उसी बैंकॉक में इसी सीएटो का मुख्यालय है, जिसका गठन 1955 में हुआ था। अब कर रहा है सेंटो का फुल फॉर्म होता है, इसको मैं यहीं लिख देती हूँ, सेंटो। देखिए सेंटो का मतलब CEN से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय संधि संघ। तो इसको भी हमें याद रखना होगा, ठीक है। इस सेंटो का गठन भी 1955 में होता है, 24 फरवरी 1955 में इसका गठन होता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। इसका मुख्यालय है तुर्की। इसका मुख्यालय कहाँ है, तुर्की के अंकारा में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो हमें पता है जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों में, 25 देश। अब देखिए सबसे पहले इस सम्मेलन की जो बात कही गई थी वो वार्डुंग सम्मेलन में किया गया था। किस में बात किया गया था, वार्डुंग सम्मेलन
1945 में। लेकिन इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम सम्मेलन, वो होता है 1961 में। कब होता है? 1961 में, 1 सितंबर 1961 में होता है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जब प्रथम सम्मेलन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 1961 1 सितंबर में, ठीक है। और इसकी जो वार्डुंग सम्मेलन में सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कही गई है। अब देखिए, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में कौन कौन देश लोग भाग लेते हैं, जिसमें 5 देश अध्यक्षता करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रोज टिटो रहते हैं वो करते हैं, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और वहीं पर हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और घाना के जो वामे नक्रुमा रहते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, और इंडोनेशिया के जो सुकर्णो होते हैं वो भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में अध्यक्षता करते हैं लोग। तो इस प्रकार हमें इन 5 देशों का नाम जरूर याद रखना चाहिए। आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वार्सा संधि। इस सोवियत संघ ने एक सैनिक गुट बनाया जिसका नाम क्या है? वार्सा संधि। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और जो ये वार्सा संधि है, इसकी स्थापना कब होती है? 14 मई 1955। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? जो क्यूबा का मिसाइल संकट है ये संबंधित है सोवियत संघ से। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से ही शीत युद्ध में और क्या हो गया, और ज़्यादा मतलब उसमें तेजी आ गई। शीत युद्ध से बहुत सारे देशों को हिंसा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने लड़ाई नहीं किए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये विघटन हुआ था 1991 में, और सोवियत संघ के विघटन होने से शीत युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है, और पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है। देखिए आगे का प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आप लोग सबको जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। अब देखिए कर रहा है 29 नंबर प्रश्न, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए शीत युद्ध के संदर्भ में ये एलडीसी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अल्प विकसित देश, यानी लोअर डेवलप कंट्री। ये क्या होता है? शीत युद्ध के संदर्भ में उन देशों को कहा जाता था, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था ना, तो उसमें गुट निरपेक्ष में ऐसे देशों को शामिल किया जाता था जो अभी अभी जैसे गुलाम होकर आज़ाद हो रहे हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाता था, जो किसी भी गुट की तरफ जाना नहीं चाहते थे। और ये एलडीसी का मतलब क्या हो जाएगा? अल्प विकसित देश। तो चलिए, हमने आज 29 प्रश्नों को देखा है। हम लोग इसके अगले पार्ट में प्रश्न 30 से देकर कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।